नमस्कार, सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। दोस्तों, टीजीटी के पीजीटी के जो टेस्ट सीरीज़ का क्रम है उसमें आज हम पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज के पहले 50 क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक गलत है। ऑप्शन है ए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज अ नॉवेल ऑफ करेक्टर एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, द प्लेस एडगन हीथ इज अकर्ड इन ज्यूड द ऑब्सक्योर। सी, द मोस्ट प्रोमिनेंट करेक्टर यूस्टेसिया लाइज इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स। डी, द वाइफ सेलिंग इवेंट हैपेंड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टेटमेंट में दिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है ये एक नॉवेल है जो करेक्टर एंड इन्वायरमेंट पर बेस्ड है। ये एक आप करेक्टराइजेशन करता है और वहाँ के इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में बताता है कि इंडस्ट्रियल या किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है। द सेकंड है, द प्लेस एडगन हीथ अकर्ड इन ज्यूड एंड ऑब्सक्योर। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एडगन हीथ जो प्लेस है वो आपका ज्यूड एंड ऑब्सक्योर में ना हो करके द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स नामक एक नॉवेल है उसमें ये आया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्रोमिनेंट करेक्टर यूस्टेसिया लाइज इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स। यस, ये जो यूस्टेसिया है ये इस नॉवेल की हीरोइन है और ये आपके इसी नॉवेल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वाइफ सेलिंग इवेंट हैपेंड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो आपको पता होगा जब हेंचार्ड जो प्रोटोगोनिस्ट है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, वो अपनी वाइफ सूसन को बेचता है नेल्सन को, तो न्यूसन को सॉरी, तो वो वाइफ सेलिंग इवेंट जो है वो इसी नॉवेल में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रेज फ्लैश एंड स्प्रिट इज अबाउट टेस्ट ऑफ द डरवेविल। जो फ्लैश एंड स्प्रिट एक फ्रेज आया है, क्या ये इस नॉवेल में दिया गया, टेस एंड डरवेविल में दिया गया है। सोरो वाज द प्रोडक्ट ऑफ द लव अफेयर ऑफ टेस एंड किम। टेस और किम से जो प्रोडक्ट हुआ था बच्चा सोरो नाम का, वो क्या ये टेस और किम के द्वारा पैदा हुआ है, या फिर हार्डी स्टेट्स दैट लाइट इज ए सेंसलेस स्कूल इन टेस ऑफ द डरवेविल, या ऑल आर करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लैश एंड स्प्रिट नाम का जो फ्रेज है वो टेस ऑफ द डरवेविल में ही आया है। और सोरो जो है ये प्रोडक्ट जो है, ये जो बच्चा है ये टेस और एलिस नाम का एक बच्चा वो लड़का है उससे पैदा होता है, तो ये ऑप्शन बी गलत है इसका। और हार्डी ने कहा लाइट इज ए सेंसलेस स्कूल, ये लाइट ये जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल जो फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लाइट इज ए सेंसलेस स्कूल, ये टेस ऑफ द डरवेविल में ही कहा गया है। तो इसका आंसर होगा बी, जो है टेस और एलिस का बच्चा है सोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। डिकेंस थ्रो द लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पॉपुलर ऑर्फन चिल्ड्रन। Dickens' novel deals with the contemporary social condition. David Copperfield throw light on Dickens' on life. Yes, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Dickens throw lights on the miseries of poor orphan. Yes,
आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो जो नोवेल है उसमें ऑर्फन जो चाइल्ड है उनके ऊपर उन्होंने लाइट को प्रकाशित किया है, लाइट पर प्रकाशित किया है, उनको प्रकाश डाला है उन पर। डिकेंस नोवेल डील्स विद द कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, यस, जो पहली जो जब उस समय की जो कंडीशन थी उन पर उन्होंने इस विषय वस्तु पर अपने सारे नॉवेल लिखे हैं लमसम। डेविड कॉपरफील्ड थ्रो द लाइट ऑन डिकेंस ऑन लाइफ, या डेविड कॉपरफील्ड जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, मैच द फॉलोइंग। इस एक तरफ इसमें जो है करेक्टर्स दे रखे हैं, एक तरफ जो है नॉवेल्स हैं, डिकेंस से लिया गया क्वेश्चन है। सैम वेलर हार्ड टाइम्स में है, या मैस जो है मिस ब्राउनलॉ जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है, मिस हैविसम जो है पिकविक पेपर में, या ग्रेट ग्राइट जो है ओलिवर ट्विस्ट में है। तो सैम वेलर हार्ड टाइम्स में है, बिल्कुल सही है। मिस्टर ब्राउनलॉ जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है, ये भी सही है। मिस हैविसन पिकविक पेपर में नहीं जी, ये भी आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ही है। और ओलाइवर ग्रेट गाइड जो है ओलाइवर ट्विस्ट में है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। सॉरी ये इस तरह से नहीं है, गलत हो गया। ये जो मैचिंग करना है इससे, तो आप देखिए ये इसका आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा होगा, आप खुद देखिए। ये है आपका ऑप्शन ए, सेकंड, एक का सेकंड सैम वेलर क्या ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। दो बी 2 का 3 मिस्टर ब्राउनलॉ जो है वो आपके थर्ड पिकविक पेपर में है, या मिस हेविनसम जो है आपका तीसरे का चौथा ओलिवर ट्विस्ट में है। तो बिल्कुल नहीं है, एक से पकड़ सकते हैं हम। जो मिस हैविसम है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, यानी कि 3 का 2 होना चाहिए, तीसरे का दूसरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पहले का तीसरा सैम वेलर पिकविक पेपर में है, और जो 2 का 4 मिस्टर ब्रनलॉ जो है वो ओलिवर ट्विस्ट में है, और 3 का सेकंड है ही मिस हैविसम ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है, और ग्रेट ग्राइड जो है वो आपका हार्ड टाइम्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस इज द सब टाइटल ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये जो है पेरिस बॉयज प्रोग्रेस जो है ये किस सब नॉवेल का सब टाइटल है। तो ये टाइटल है आपका ओलिवर ट्विस्ट का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसमें ABCD होना चाहिए था, EFGH लिख गया है, और आप इसे ज़्यादा माइंड ना करें, और ये ABCD है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेनिशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। हिज प्रिंसेस एक पोएम है उसकी टेनिशन की, इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। This poem talks about the right of women. It refuses the rights of education for women. This poem was published in 1847. तो प्रिंसेस जो है ये पोइम 1857 में पब्लिश हुई थी, बिल्कुल सही है, और ये ब्लैंक वर्स में ही लिखी गई है। आप चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है PGT के लिए। प्रिंसेस में से आते हैं, एक निडल वुमेन फॉर निडल नामक एक लाइन है, तो वो लाइन भी आती है कभी कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हैं, और दिस पोएम टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इट रिफ्यूजेज द राइट्स ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, ये बिल्कुल गलत है। ये जब वुमेन के बारे में फेवर करता है तो उसकी एजुकेशन को रिफ्यूज कैसे कर सकता है, मना कैसे कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉलिलॉकी के बारे में बात करते हैं। सॉलिलॉकी इज अ क्या है, देखिए, ए लाउडली स्पीकिंग एट समवन। पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे TGT PGT में, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और संभावना ऐसी जताई जा रही है
कि अगले आने वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें अच्छे से, और बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सोलिलोक्वी इज अ लाउडली स्पीकिंग एट समवन। क्या किसी पर जोर से बोलने वाला जाने वाला बोला जाता है तब उसको सोलिलोक्वी कहते हैं। थिंकिंग इन हार्ट विदाउट स्पीकिंग, केवल हृदय में सोचना बिना बोले, वो होता है सोलिलोक्वी। थिंकिंग लाउडली, या जोर से बोलते हुए सोचना, या सिंगिंग लाउडली। तो जब करेक्टर स्टेज पर होता है तो वो समझता है कि वहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सोचता है जोर जोर से बोलकर, तो उसे सोलिलोक्वी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर, हिज माइंड एंड आर्ट, पब्लिश्ड इन 1875। जो शेक्सपियर एंड आर्ट है, ये 1875 में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, घुमाकर पूछा गया, इस तरह से तो नहीं पूछा गया। तो ये कोई ड्राइडन ने, डाउडन ने, ड्राइटन ने, या ऑप्शन है एक फोर्थ, डी क्वेंसी ने। तो इसका आंसर होगा आपका एडवर्ड डाउडन। बी ऑप्शन होगा इसका। एडवर्ड डाउडन ने इसको, ये एक आपका क्रिटिकल वर्क है डाउडन का, ये 1875 में आया था, तो ये लिखा था इन्होंने। ठीक है, शेक्सपियर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट पढ़िए। लिरिकल बैलेड इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। The language of poetry means the language of scholars. He got idea that education of nature is superior to bookish knowledge from Aristotle. Choose the correct answer. A and 1 and 2 are correct. 2 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. तो देखिए, लिरिकल बैलाड इज द कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, बिल्कुल सही है। ये मैग्ना कार्टा ही माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क मैग्ना कार्टा मीन्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। तो रोमांटिसिज्म का सबसे शुरुआती इससे हुई थी, ये 1798 में पब्लिश हुआ था। और रोमांटिक एज जो है वो तभी से मानी जाती है जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो है ये इसको मैग्ना कार्टा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मीन्स द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि इस अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ का लैंग्वेज जो है पोइट्री की वो स्कॉलर्स विद्वानों की भाषा होनी चाहिए, नहीं। उसने कहा था कि जो लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन की होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए ऑप्शन, कि ही गॉट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुक इज नॉलेज, कि उसने कहा था एजुकेशन की जो नेचर है, जो नेचर की जो एजुकेशन है वो बुकिस की नॉलेज से ज़्यादा बेहतर है। ये क्या आइडिया अरिस्टोटल से लिया था? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये इसकी खुद की थ्योरी थी कि जो है एजुकेशन, जो नेचर की जो है, नेचर से हमें नॉलेज लेनी चाहिए, वो बुकिश नॉलेज जो किताबी ज्ञान है उससे अधिक होता है। तो इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, इसमें ओनली 1 होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ओनली 1। ये इसमें गलत हो गया है, यहाँ पर ओनली 1 होना चाहिए। लिरिकल बैलेड्स इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोस्टिक सबलाइम। इगोस्टिक सबलाइम जो है वो वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका इसका आंसर होगा डी, जॉन कीट्स। देखिए मैं बताता हूँ कि एक जॉन कीट्स के एक फ्रेंड थे रिचार्ड वुडहाउस, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, रिचार्ड वुडहाउस।
वुडहाउस। रिचर्ड वुडहाउस थे और उनको कीट्स ने एक लेटर लिखा था। ये लिखा था आपका 27 अक्टूबर 1818 को एक लेटर लिखा था और उसमें वर्ड्सवर्थ को कीट्स ने रिचर्ड वुडहाउस को इगोइस्टिक सबलाइम के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। राल्फ हॉगटन जो है आइडेंटिफाइड द ट्रिपल इन्फ्लुएंस ऑफ हर्ब्यूकल्चर, हेलेनिज्म एंड नेचर ऑन अर्नोल्ड। The Strayed Traveller has the influence of Wordsworth on Arnold. Arnold saw the distinctive qualities of Wordsworth and Goethe in Overman. To a Friend is an elegiac poem which addressed to Arthur Clough. तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो राल्फ हैग्टन है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था तीन जो प्रभाव थे, हैरब्यू कल्चर का, हेलेनिज्म का और नेचर का। उन्होंने बताया कि अर्नोल्ड पर ये इन तीनों का प्रभाव पड़ा था। और जो द स्ट्रेड ट्रैवलर जो है, ये वर्ड्सवर्थ का जो है, वर्ड्सवर्थ में बताया गया है कि इस पर जो है अर्नोल्ड पर वर्ड्सवर्थ का प्रभाव पड़ा था। तो ये जो है पोइम है, ये भी स्ट्रेड ट्रैवलर जो है इस पर वर्ड्सवर्थ का प्रभाव पड़ा था। अर्नोल्ड शोज द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड गोएथे इन ओवरमैन। यस, बिल्कुल, ओवरमैन एक कवि पोइम है, उसमें जो है वर्ड्सवर्थ और गोएथे का प्रभाव देखने को प्रभाव मिलता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटी वर्ड्सवर्थ की और गोएथे की मिलती है। लेकिन जो है आपका ये जो है टू ए फ्रेंड, ये एक पोइम है, लेकिन ये एलिजी ना होकर के सोनेट है। ये एक सोनेट है और ये आर्थर क्लफ को ही एड्रेस किया गया, तो ऑप्शन इसका डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वर्ड्सवर्थ से लिया गया है, सॉरी अर्नोल्ड से लिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिज रिक्वेस्कैट इज एन एलिजी इन विच अर्नोल्ड मोर्न्स द डेथ ऑफ ए लवेबल गर्ल, his Dorwich laments over the loss of religious faith due to materialism. His growing old begins as a sardonic comment on Browning's poem रवि बेन इजरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि जो रिक्वेस्कैट है वो एक एलिजी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची है, उसकी मृत्यु पर इसने लेमेंटिंग किया है, कॉमेमोरेट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और हिज डॉवरविच जो है लेमेंट, इस पर जो है रिलीजियस फेथ पर जो मेटेरियलिज्म की ग्रोइंग हो रही है उसके ऊपर लिखा गया है। नॉर फेथ नॉर पेन, नॉर फेथ नॉर पीस फ्रॉम फॉर पेन, इस तरह से लाइन है, उसको देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और ग्रोइंग ओल्ड जो है ये आपको जो है सार्डोनिक कमेंट किया गया है ऐसे रविबेन एजरा से। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन इसको बिल्कुल सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी के 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये 12 हो गया और 14 to 15 नहीं, इसमें 13 क्वेश्चन मिस हो गया है, सॉरी, उसको हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 14 क्वेश्चन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। द बुक विच यू बॉट यस्टरडे इज फॉन्ड। ये इसमें देखना है कि इनकरेक्ट पैसिव वॉइस कौन सी है। द बुक विच यू बॉट यस्टरडे इज फॉन्ड, ही वॉज लाव्ड एट इन द सेमिनार, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट्स इन द गार्डन, रवि वॉज सेंट टू आर्मी। तो इसमें जो है देखिए, द बुक विच यू बॉट, जो बुक वह कविता जो बुक किताब जो तुमने खरीदी थी, इज फॉन्ड, तो इज फॉन्ड आया हुआ है, तो यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म आई है और एक्जुलरी वर्ब आई है, तो ये सही है। ही वॉज लाफ्ड एट, ही वॉज लाफ्ड एट, यहीं से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट इन द गार्डन, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई नो हर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है ये। आई नो हर, आई नो हर, आपको पता है
कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जब हम इधर से ये करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई नो हर, तो हर का हो जाएगा सी, तो सी के साथ लाएंगे एक्सुअली वर्ब, कौन सी लाएंगे, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सी इज नोन टू मी। जब मैं ग्रामर की क्लास चलाऊंगा आपको, तब मैं इसमें समझाऊंगा किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही वॉज एस्टोनिश्ड विद हिज सक्सेस, he was astonished at his success, he was astonished on his success, he was astonished in his success। तो आपको एक बात ध्यान रख लेनी है, कौन सी, कि एस्टोनिश्ड जो होता है, एस्टोनिश्ड हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है, हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है, तो इसका बी आंसर होगा ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पोइटिक जस्टिस वॉज इन्वेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो बहुत अच्छा है। पोइटिक जस्टिस नामक जो टर्म है, ये किसने इन्वेंट किया था, किसने कॉइंड किया था? तो आपको ड्राइडन ने, जॉनसन ने, रेमर ने या अरिस्टोटल ने? तो आपको मैं बता दें कि थॉमस रेमर जो थे वो 17th सेंचुरी के राइटर थे, क्रिटिक थे, और उन्होंने ही जब पोइटिक जस्टिस को इन्वेंट किया था। पोइटिक जस्टिस क्या है कि जब किसी को जो गलत करता है तो उसके साथ गलत होता है, और जो सही करता है उसके साथ सही होता है, यही पोइटिक जस्टिस है सिंपल वर्डों में। बाकी तो इन्फॉर्मेशन आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं खुद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टी.एस. इलियट टुक द टाइटल ऑफ हिज पोएम द हॉलो मैन फ्रॉम शेक्सपियर्स। अब शेक्सपियर के किस प्ले से हॉलो मैन जो कवि पोएम है, ये हॉलो मैन की जो पोएम है, ये कहाँ से ली गई, किस से ली गई है? जूलियस सीजर, किंग लियर, टिलस एंड क्रेसिडा, या आपका टेम्पेस्ट? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये लिया गया था मैकबेथ से, मैकबेथ से लिया गया है, और ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा, सॉरी अभी एक मिनट, देखिए देखते हैं। ये हॉलोमैन जो है जूलियस सीजर से लिया गया है, सॉरी जूलियस सीजर से ही लिया गया है हॉलोमैन टाइटल शेक्सपियर के। ठीक है, नेक्स्ट कंफर्म किया मैंने थोड़ा सा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को हमारे टीजीटी पीजीटी के डिटेल्ड नोट्स चाहिए, जो कि अपने आप में सफिशियंट हैं, और वह इनको कम से कम टीजीटी के 5 या 6 यूनिट में डिवाइड हैं, और पीजीटी के 9 या 8 यूनिट में डिवाइड नोट्स हैं, कंप्रेहेंसिव और डिटेल्ड वेल एक्सपेंड नोट्स हैं, आप ले सकते हैं, और उन्हें पढ़ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें 8650070632 पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। और आइए देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई कांट लीव दिस आईलैंड, आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंग इज द लाइन ऑफ। मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता, और मैं यहाँ जन्मा हूँ और यहीं से संबंधित हूँ। ये किसने कहा था? आपको पता होगा, ये इज़िकियल ने कहा था। जो इज़िकियल हैं, निज़िम इज़िकियल, ये या ज्यू थे, और ये यहीं पर जन्मे थे, और ये आपको पार्सियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये, तो इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए कमला दास, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, हुज मदर वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन ऑन वन रेनी डे? टैगोर्स मदर, वी.एस. नैपॉल्स मदर, निजमिकिल्स मदर, या राजा राव मदर? तो सिंपल सी बात है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में दिया गया है कि निजकिल की माँ को जो है स्कॉर्पियन बिच्छू जो स्टंग करता है, डंक मार देता है, तो वो कौन है? सी ऑप्शन इसका होगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल में पढ़ने चाहिए। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए इंडो इंग्लियन लिटरेचर इज द इंडियन एफर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। Anglo-Indian literature is about India and Indian life by Englishmen. Indo-English literature is a translation into English from Indian language. All are correct. बिल्कुल सही है।
इंडो इंग्लियन जो है आपका, इंडो इंग्लियन जो लिटरेचर होता है, इसमें इंडियन जो लोग होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। जो लोग इंडिया के होते हैं, जो हम भारतीय हैं, यदि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम इंडो इंग्लियन लिटरेचर कहलाएगा हमारा साहित्य। एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो होता है वो इंडिया के बारे में या इंडियन लाइफ के बारे में जब कोई अंग्रेज लिखता है, ब्रिटिश लिखता है, तो वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाता है। और इंडो इंग्लिश लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जो भारतीय साहित्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। जैसे रामायण महाभारता को ट्रांसलेट कर दिया जाए इंग्लिश में, तो इंडो इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका बेशक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा गला खराब है, नजला हो रहा है, आप कोऑपरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में वो 1874 में जन्मे थे। ही वॉज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज थ्राइस। क्या उन्हें 3 बार पुलित्जर प्राइज मिला था। ही वॉज इलेक्टेड द मेंबरशिप ऑफ द नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। क्या वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के लिए के मेंबर चुने गए। माई बटरफ्लाई वाज हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोइम। जो माई बटरफ्लाई है उनकी पहली स्वतंत्र पोइम थी। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है आपका ये होगा बी आंसर इसका गलत, क्योंकि उन्हें प्राइज जो मिले थे वो 4 टाइम मिले थे, थ्राइस नहीं 4 टाइम मिले थे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द 84 डेज एडवेंचर ऑफ। देखिए ओल्ड मैन और सी जो है बहुत ही अच्छा, हेमिंग्वे का जो है बहुत अच्छा प्ले है और इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था उन्हें। इन्होंने 84 दिन एक मछली थी उसके पीछे बिताए थे, और वो इसका प्रोटोगोनिस्ट है आपका सेंटियागो। तो ये इसका आंसर होगा सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा पंचुएशन के ऊपर दिया गया। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर दैट यू डिस्क्राइब। तो इसका कौन सा देखना है, देखिए इसका देखो, परहैप्स ही क्राइड ही देयर। अब देयर में, अब जब आपको पता है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है तो देयर में ये तो टी तो गलत आया है, कैपिटल लेटर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। Perhaps cried he, there may be such monster as you describe। Perhaps दोनों तरफ से इसमें लगा हुआ है, ये हो सकता है सही। Perhaps he cried there ये भी नहीं होगा, और perhaps he cried ये भी नहीं होगा, यानी कि बी होगा, बिल्कुल सही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, which one is the correct indirect narration of the following sentence। He said 2 and 3 is 5। तो वेरी सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सैड 2 and 3 is 5, तो ये इसका बी हो जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई ए ऑटो, या वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। तो ध्यान रखिए, ट्रेवल्ड बाई जहाँ भी आएगा, जिससे भी आप जर्नी करते हैं ओनली बाई आएगा, उसके बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। तो इसका ए होगा आंसर, ट्रेवल्ड बाई ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, एक ऐसी वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना सेंस दे दे, आ जाए उसका, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे कि ही रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, द बॉय किक्स द फुटबॉल, आई फील ए सेवर पेन इन माई हेड, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन क्विकली। तो इनमें तीनों में ऑब्जेक्ट है, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें सब में है, लेकिन ये नहीं है, तो ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है रूल्स पर भी दिए गए हैं, जैसे 2016 में आए थे। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। एक ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्ड को जरूरत नहीं होती एन ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की, टू क्लैरिफाई द मीनिंग। मैंने अभी बताया था आपको कि वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एन इंट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग, तो ये उल्टा कर दिया।
इंट्रांजिटिव कोई नहीं जरूरत होती, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पास्ट पार्टिसिपल रिक्वायर्स आईएनजी इन द वर्ब, भाई पास्ट पार्टिसिपल में आईएनजी नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, तो ये भी गलत है। वर्ब टेल्स द एक्शन ऑफ द डूअर, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए teetotaler is one who totally absent from wine, one who does not take any intoxicating drinks, one who is very fond of alcohol, one who hates the feminism। तो फेमिनिज्म को तो मिसगायोनिस्ट कहते हैं, और जी इसका होगा बी, जो किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ नहीं लेता है उसे कहते हैं हम टी टोटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये टी टोटलर वाला। John Keats, in his letter to George and Georgiana on 21st December 1817, made reference to for first time to the objective correlative, negative capability, beauty of for joy, Helen। तो आपको इनको जो है एक लेटर लिखा था कीट्स ने और ये बताया था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Elia is the name taken by Charles Lamb for writing essay almost the random at that of foreigner a clerk in। जो ये किसके बारे में है, इलिया जो है ये है द ओल्ड साउथ सी हाउस के बारे में है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ एसे। सी दिस क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब इज द कॉल्ड द प्रिंस ऑफ एसे, सर चार्ल्स लैम्ब होगा। which one does not belong to the parts of speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, और उसमें कौन कौन सा होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, और जी लेकिन वॉइस नहीं होता, तो सी ऑप्शन उसका होगा, ठीक है। Find out the correct sentence. Rekha, I and you attended the college. I, you and Rekha attended the college. I, Rekha, you and you attended the college. You, Rekha and I attended the college। दोस्तों जब भी कभी भी सही सेंस में प्रीपो 3 प्रोनाउन एक साथ, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो बताया जाता है कि 231 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के क्रम में हम लगाते हैं प्रोनाउंस को, और प्लस वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, यू, रेखा एंड आई अटेंडेड द कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ स्वान इज। देखिए इसमें किटन है, गूज है, सिग्नेट है या कोल्ट है, तो मैं बता देता हूँ आपको। किटन जो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, गूज एक हंस होता है बड़ा, और सिग्नेट जो होता है ये स्वान का बच्चा होता है, कोल्ट होता है एक घोड़े का नर बच्चा होता है, तो इसका आंसर होगा सी, सिग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। बायोग्राफी के लिए बारे में मीनिंग सही बताइए, निम्न में से कौन सा है। हिज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन इज। एक मनुष्य की लाइफ हिस्ट्री जो किसी द्वारा लिखी जाती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने बारे में लिखने वाली हिस्ट्री, या लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिफ्लेक्टेड हिज राइटिंग्स, एक ऐसी हिस्ट्री जो उसकी जो राइटिंग है उनको दर्शाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेरी एप्टीट्यूड, नहीं, तो इसका होगा आंसर बी, ए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन इज। किसी और की लाइफ के बारे में कोई और लिखे उसे बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एपीग्राम। एपीग्राम क्या है, देखिए, ए थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। It is the brief saying that ends in the witty turn of thoughts. It is direct attack on the subject. Two opposite words or ideas are put together। तो इसका बी आंसर होगा कि एक ब्रीफ सेइंग होती है, बहुत ज़्यादा एंड इन द विटी एंड, किसी चीज़ को चतुराई के साथ कह देना, संक्षेप में क्या कहलाता है, एपीग्राम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पंचुएशन। पंचुएशन के रूल्स के बारे में जानते हैं। डैश ज्वाइंड टू वर्ड्स और क्लॉज विच आर रिजेंबल। जो डैश है, डैश होता है, एक होता है आपका हाइफन, तो डैश जो है दो क्लॉज को आपस में जोड़ता, कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है, तो दो डैश जो दो वर्ड क्लॉज को जो आपस में रिजेंबल हैं, समान हैं, उनको जोड़ता है। आई ऑलवेज स्टैंड्स, आई ऑलवेज कम्स, आई ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड, ये गलत है। नॉट करेक्ट,
तो ये आपका बिल्कुल सही है। सी, कंपैरेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। कॉलन इज लॉन्गर देन पुश सेमीकोलन, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा सी जो है इन इंपैरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क डज नॉट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है लिटरेचर से, लिटरेरी फॉर्म से। रॉयल रिमा, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। रॉयल रिमा वाज ओरिजिनेटेड बाय बोकासियो इन 13th century। बिल्कुल। हेरोइक कपलेट इज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। टाइजर रिमा इज ए सेट ऑफ 3 लाइन्स। वोल्टा इज ए पुश इन द लाइन। बताइए कौन सा सेंटेंस है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार लिटरेरी फॉर्म्स को एक साथ हम कवर कर रहे हैं। रॉयल रिमा वाज ओरिजिनेटेड बाय बोकासियो इन 13th century, बिल्कुल सही क्वेश्चन। हेरोइक कपलेट इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, बिल्कुल सही है। ट्रेजरिमा इज ए थ्री लाइन का होता है ट्रेजरिमा, लेकिन वोल्टा जो होता है पुश नहीं होता, वो होता है सुजरा पुश। ये टर्निंग पॉइंट इन ए सोनेट होता है। वोल्टा इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ थॉट इन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। विलियम फॉल्कनर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। 1945 Soldier's Play was the first novel published in 1926. Mosquitoes was the last play published after his death. His Sounds and Fury carries a title from the Boccaccio's play. तो फिलिप देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा पढ़ने के बजाय। फॉल्कनर का जो अवार्ड हुआ था 1945 में, नोबेल प्राइज़ मिला था। सोल्जर्स पे एक पहला नोवेल था जो पब्लिश हुआ था 1926 में। मॉस्किटो उसका लास्ट प्ले था जो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। लेकिन साउंड्स एंड फरी जो है ये टाइटल मैकबेथ से लिया गया है, शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा। फॉर हुम व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव। फॉर हुम किसके लिए, व्हाट इज क्या है राइट प्लेस ऑफ लव। फ्रॉस्ट के लिए अर्थ, फ्रॉस्ट के लिए हेवन, विटमैन के लिए अमेरिका, विटमैन अर्थ। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर हुम फ्रॉस्ट अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ए होगा इसका आंसर, फ्रॉस्ट अर्थ। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग द अर्ली 18th century, लेट 18th century, अर्ली 19th century, अर्ली 20th century, मिड ऑफ द 20th century। सबको पता है कि जो है लिरिक जो है 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज डिस्क्राइब द एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फिदर्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शेक्सपियर बाय रॉबर्ट ग्रीन, हाँ रॉबर्ट ग्रीन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर बाय ग्राहम ग्रीन, या ग्राहम ग्रीन बाय शेक्सपियर। तो डिजाइन थोड़ा सा पजल्ड कर दिया है। इसका ए होगा आंसर। शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया गया रॉबर्ट ग्रीन द्वारा, इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट इज रिटन बाय निजी ममता कालिया, एम आर आनंद, या रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ऑप्शन गलत है भाई साहब। अल्फाबेट लस्ट, द अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो है कमला दास या कमला सुरैया, इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये जो है इन्हीं का वर्क है, आप इसको देख लीजिए। और ये 1976 में द अल्फ़ाबेट ऑफ 1976 में लिखा गया था, सॉरी 1976 में। ठीक है, इसको देख लीजिए। फाइंड आउट द मिसमैच। बात सेवा, फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, सुसन द मेयर ऑफ कैस्टरबेज, स्यू ब्रिजबेहेड जो है टेस्ट ऑफ द डरविल, थॉमसन रिटर्न ऑफ द नेटिव्स। ये करेक्टर है, ये नॉवेल है। बात सेवा, फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड सही है बिल्कुल। सुसन मेयर कैस्टरबेज में, स्यू ब्रैकेट जो है टेस्ट ऑफ द डरविल में नहीं है, ये ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर में है। थॉमसन भी रिटर्न ऑफ द नेटिव्स में है। तो सी इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो ये इसका मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइटल ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज टेकन फ्रॉम अर्नोल्ड जोवरविच, मिल्टन सोनेट, अलेक्जेंडर पॉप्स रेप ऑफ द लॉक, या फिर आपका थॉमस ग्रे पोइम। तो ये जो है कहाँ से लिया गया था, बहुत ही सिंपल था। ये थॉमस ग्रे की पोइम है, एलिजी एंड रिटन कंडिशन वहाँ से लिया गया है। देखो द टाइट मैंने ये भी लिखा भी है। द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कम्स फ्रॉम थॉमस ग्रेस फेमस 18th century पोइम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ए टेल ऑफ टू सिटीज डील्स विद इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन की डील करता है टेल ऑफ द टू सिटीज? डिकेंस वाज इन्वेंटेड टू द यूएसए बाय वॉशिंगटन इरविन। ही वाज अपॉइंटेड द चीफ एडिटर ऑफ डेली न्यूज मैगजीन। या फिर हिज हार्ड टाइम अपीयर्ड फर्स्ट एट एज ए सीरियल इन डेली न्यूज। तो ये सारा सही है। इसमें जो है ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डील नहीं करता, बट ये उस दौरान लिखा जरूर गया था। तो टेल ऑफ टू सीरीज जो है आपको बता दें ये इसके बारे में नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं डील करता, लेकिन जब इससे पहले और उसके बीच दौरान ही ये लिखा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो ये इसका आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द विक्टोरियन इज कॉल्ड द एज कॉल्ड द पीस एज ऑफ पीस। ऑरिजिन ऑफ species was authored by Charles Darwin. Oxford movement was headed by Swinburne. Oxford movement was the most noteworthy advance in metrical and industrial thoughts. तो इसमें जो है विक्टोरियन एज इज कॉल्ड द एज ऑफ पीस, ये नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें पीस कहाँ था, इसमें तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। बाकी चार्ल्स डार्विन का ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्विनबर्न ने किया है, और यहाँ पर जो है मेट्रिकल और इंडस्ट्रियल थॉट्स ही इसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या है द सबटाइटल ऑफ द पोइम आइस बेला? देखिए क्या है आइस बेला जो पोइम है ये किसका सबटाइटल क्या है? तो पॉल, ये जो शैली का है ये है द पोर्ट ऑफ बैसिल, द पोर्ट ऑफ लवर, द पोर्ट ऑफ मर्डर, द पोर्ट ऑफ बेली। तो ये होगा ए ऑप्शन, द पोर्ट ऑफ द बैसाल 1818। तो याद रखिए दोस्तों, जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता हो तो वो लोग ज़रूर नोट्स ले लें और अपनी अपनी तैयारी को आयाम तक पहुंचाएं। ये सभी क्वेश्चंस हमने अपने नोट से ही उठाए हैं, और वहाँ पर ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं होप करता हूँ यदि आप हमारे नोट्स पढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज़ जो है हमने लॉन्च किए 25 तारीख में, उसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये बात हमारा दावा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।